हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले लेक्चर में हम लोग आपका कंटिन्यू करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। और आज हम लोग 5th लेक्चर की ओर, डे 5 के लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? नदी अपवाह तंत्र, ड्रेनेज पैटर्न और द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ रिवर। इसके साथ साथ जो कल आपका क्या हुआ था, भारत बंद एक अनाउंसमेंट हुआ था जिसके कारण हम लोग लेक्चर नहीं लिए थे, तो मैंने आपको क्या दिया वहां पर, इंडियन क्लाइमेट के लेक्चर्स आप लोगों के लिए दिए हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस का होता है, जो मेंस ओरिएंटेड आपका क्या होता है, एक लेक्चर होता है। देखो क्लाइमेट जो है, जो आपका क्या जलवायु वाला लेक्चर है, उसको आप उससे ही पढ़ें। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जलवायु के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आपका काम नहीं आएगा। तो उसको मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग वहां पर बन जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया था, क्लाइमेट को अपने 60 डे प्लान में भी नहीं रखा हुआ है क्लाइमेट को, क्योंकि हम लेक्चर आपको अलग से ही प्रोवाइड करने का पहले से प्लान था। ठीक है, ताकि क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक है जिसका आपको अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। अगर क्वेश्चन क्लाइमेट से पूछेगा तो कॉन्सेप्ट को उठाकर पूछेगा, वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा। और उस लेक्चर को देखकर आपके सारे कॉन्सेप्ट, चाहे वो जलवायु में आपका मानसून के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो या कैसे भी कॉन्सेप्ट हो, वो सारे के सारे उस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर को आप धीरे धीरे करके देख लेना, लेकिन उसको देख लेना अच्छे से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज अपना 5वां दिन, और 5वें दिन में हमको जो जो पढ़ना है उसको देखेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? नदी अपवाह तंत्र। पर अपवाह से पहले हम लोग कुछ मैप वर्क जो आपको पिछले क्लास में मैंने दिया था, उस मैप वर्क को देखते हैं, और इसके साथ साथ आज का होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपका क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो देखो आपको डे 5 में आपको एक मैप में क्या दिया गया था, भारत के जितने भी क्या है आपके तेल के रिफाइनरी हैं, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, और ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ मैंने कहा था क्या, ऑयल वेल। और एक और चीज बताया था तेल के लिए, आपको क्या बताया था? स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। 4 जगह में थे, कहां कहां पर? रिपीट करेंगे, सब कोई मेरे साथ बोलेंगे। विशाखापट्टनम, दूसरा पाडूर, तीसरा कौन सा है? मैंगलोर, और चौथा चांडीखोल, जो कि कहां पर था? चंडीखोल उड़ीसा पे। ठीक है, ये 4 जगह पे भारत ने क्या किया, प्रपोज किया है, और उसमें से 2 जगह पे काम शुरू भी हो चुका है। ठीक है, वो था आपका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ठीक है, इसके साथ साथ जो तेल के प्रमुख खान हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और साथ ही साथ रिफाइनरी, उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर ऑयल वेल की बात करेंगे तो सबसे पुराना ऑयल वेल, जो सबसे पहली बार भारत में जहां से तेल निकाला गया, वो क्या है आपका? दिग्बोई। ठीक है, तो इंडिया का सबसे पुराना और तेल का खान, ओल्डेस्ट ऑयल वेल और ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी, दोनों के दोनों कौन से हैं? आपके दिग्बोई हैं। ठीक है, दिग्बोई ये आपके इंडिपेंडेंस से पहले स्टार्ट हो गया था, 1901 में ही स्टार्ट हो गया था। डेट वेट आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है दिग्बोई। दिग्बोई के बाद देखेंगे जो दूसरा बड़ा तेल का खान है, जहां से हम तेल निकाल रहे हैं, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। नहीं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, भारत कच्चे तेल को लाता है, इंपोर्ट करता है, और उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करने के बाद हम लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, इसलिए रिफाइनरी ज्यादा है, भले कि आपके पास तेल की वो क्या है, कम है, कुएं जो है। ठीक है, तो दिग्बोई के साथ साथ हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा तेल जहां से निकलता है, वो क्या है? बॉम्बे हाई। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे ओल्डेस्ट, ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट या सबसे बिगेस्ट भी है। ठीक है, वॉल्यूम टर्म में भी ये सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो नया तेल का खान मिला है, ठीक है, पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो वो कौन सा है? केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के में आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन। क्लियर? और इस कृष्णा गोदावरी बेसिन में हम लोगों ने देखा कि 3 ऑयल फील्ड को हमने लोकेट किया है, 3 जगह को लोकेट किया जहां से हम तेल निकालेंगे। तो एक ऑयल फील्ड का नाम क्या है? रवा। ठीक है, एक का नाम है रवा, दूसरे का नाम है मुक्ता, और तीसरे का नाम क्या है? पन्ना। तो रवा, मुक्ता, पन्ना, ये 3 ऑयल फील्ड कहां पर है? आपके केजी बेसिन के ऊपर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ओएनजीसी वहां पर काम कर रही है, और साथ ही साथ रिलायंस इंडस्ट्री को केजी बेसिन पूरा मिला हुआ है। क्लियर? इसके बाद हम लोग आते हैं ऑयल रिफाइनरी की बात करने, क्योंकि हमारा देखो होता क्या है, जब हम कच्चा तेल निकालते हैं उसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल, और इस क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको रिफाइन करने के बाद जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ोगे भी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, तेल, डीजल, ये सारी चीजों को अलग अलग तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो यहीं पर है आपका ऑयल रिफाइनरी, और ऑयल रिफाइनरी में हम लोग देखेंगे तो कौन कौन सा आएगा। ये भारत के कुछ प्रमुख ऑयल रिफाइनरी है। इस देखो ऐसे शेप को बनाकर ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं, इससे जल्दी याद होता है चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं आपका मुंबई। मुंबई में आपका क्या निकल रहा था? देखो मुंबई ऑयल वेल, सबसे ज्यादा ऑयल कहां से निकल रहा है? बॉम्बे। तो बॉम्बे के आसपास ही हम लोग बहुत सारे रिफाइनरी लगाएंगे। और बॉम्बे के सबसे नजदीक कौन सा शहर है? गुजरात। सॉरी, मतलब सबसे नजदीक में कौन सा राज्य है? गुजरात। तो देखो यहीं पर ट्रॉम्बे, ट्रॉम्बे कहाँ है? बॉम्बे में। अब गुजरात में देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी हैं। ठीक है, जैसे कि कौन सा है? कलोल।
कालोल के साथ साथ यहाँ पर क्या है, महसाणा, महसाणा के साथ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर के साथ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, कोयाली, और कोयाली के साथ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, जामनगर। तो ये क्या है आपके भारत के ऑयल रिफाइनरी जो कि गुजरात में है, कालोल, महसाणा, अंकलेश्वर, कोयाली और आपका क्या गया, जामनगर। मुंबई में क्या देखा हमने, ट्रॉम्बे। और इन्हीं दोनों के बीच अगर जैसे देखो ये समुद्र के आसपास के वाले क्षेत्र हैं, और अगर हम लोग यहीं बीच में देखेंगे गुजरात पे जो सूरत है, सूरत से पहले यहाँ पर खंबात की खाड़ी पड़ेगी, और ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी जहाँ खंबात पे गिरती है वहीं पर देखेंगे तो यहाँ पर एक और तेल मिलता है इस जगह में, उसका नाम क्या है, आलिया बेट। ठीक है, आलिया बेट, आलिया भट्ट नहीं लिख लेना, आलिया बेट। क्लियर। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो बॉम्बे में क्या है, ट्रॉम्बे, गुजरात में क्या है, कालोल, महसाणा, अंकलेश्वर, कोयाली और जामनगर। उसके बाद ऊपर जाएंगे राजस्थान, राजस्थान में क्या आपका, बाड़मेर। ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर में भी आपका ऑयल रिफाइनरी है। राजस्थान के ऊपर देखते हैं आपका क्या आता है, हरियाणा, और हरियाणा में क्या है, पानीपत, पानीपत करनाल। ठीक है, यहाँ पर पानीपत करनाल, यहाँ देखेंगे क्या है, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और HPCL, तो आपका यहाँ पर HPCL का मेनली बॉम्बे में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। ठीक है, वहाँ पर किसका, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सब नहीं पूछेगा बट फिर भी आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे पंजाब, और पंजाब में क्या है, भटिंडा। तो भटिंडा में भी आपका क्या है, ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, तो भटिंडा, पानीपत, बाड़मेर, कालोल, महसाणा, अंकलेश्वर, कोयाली, जामनगर, ट्रॉम्बे। इसके बाद आपका बिहार, और बिहार में आपका क्या है, देखो बिहार में क्यों बना, बिहार उड़ीसा में क्यों बन रहा है, क्योंकि दिग्बोई से तेल निकल रहा है, और उस तेल को कहां पर रिफाइन किया जाएगा, तो एक तो आपके बिहार में, दूसरा आपका उड़ीसा। तो बिहार में जो है वो कौन सा है आपका, बरौनी। ठीक है, बरौनी। और उड़ीसा में क्या है आपका, पारादीप। तो पारादीप और बरौनी ये दो जगह हो गए। और सबसे पुराना क्या है, दिग्बोई, जो कि असम में है। तो दिग्बोई के आसपास भी बहुत सारे ऑयल रिफाइनरी है। एक रिफाइनरी तो वहीं बनाया गया है जिसका नाम दिग्बोई ही है। उसके साथ साथ और क्या है, बोंगई गांव। तो बोंगई गांव, नून माटी, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, बोंगई गांव, नून माटी, और आपका वहां पर क्या दिख रहा है आपको चौथा, दिग्बोई। ये चारों के चारों कहां पर है, असम पे। असम के बाद नीचे आएंगे इधर पारादीप, पारादीप के नीचे देखेंगे तो विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम में भी आपका क्या है, ऑयल रिफाइनरी। और उसके बाद अगर तमिलनाडु का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, मनाली। ठीक है, एक मनाली तमिलनाडु में भी है जहां पर आपका ऑयल रिफाइनरी, और इसके साथ साथ क्या है, नागापट्टिनम। ठीक है, तो नागापट्टिनम और आपका कोयाली, ये दोनों जगह पे भी आपको क्या मिलता है, ऑयल रिफाइनरी। तो ये भारत के प्रमुख ऑयल रिफाइनरी है, राज्य के हिसाब से याद रखना। क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम पे पूछा जाता है डायरेक्ट। वो क्या करेंगे, ऑयल रिफाइनरी का नाम देके आपसे स्टेट पूछेंगे किसमें, या चार का नाम लिख के मैच द फॉलोइंग करवाएंगे। प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। और इसमें से भी अगर आप सिलेक्टिव होना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ के नाम बता देता हूं। आप सिलेक्टिव हो सकते हैं पर मत हो, छोड़े से ही हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलना, बरौनी को एग्जाम के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां किसको नहीं भूलेंगे, बाड़मेर को। ठीक है, यहां पर आपका क्या दिख रहा है, दिग्बोई। दिग्बोई के बाद इनमें से यहां से नहीं भूलना है आपको, कोयाली। ठीक है, कोयाली को नहीं बोलना। इसके बाद अगर देखेंगे उधर तो विशाखापट्टनम, पारादीप नहीं भी याद रहेगा चल जाएगा, पर इनको मत भूलना। ठीक है, ये गवर्नमेंट का यहां पर काम चल रहा है क्योंकि खासकर। ठीक है, ट्रॉम्बे भी याद रखना है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, कोयाली के साथ अंकलेश्वर, अंकलेश्वर भी एक है आपका इंपॉर्टेंट। क्लियर। जामनगर रिलायंस का है, शायद पूछे शायद ना पूछे क्योंकि वो प्राइवेट हो गया, पर ये गवर्नमेंट जहां जहां पर काम कर रही है इसको अच्छे से ध्यान रखना, चाहे वो बाड़मेर हो। अच्छा, ये पानीपत करनाल भी, ये भी आपका क्या है, गवर्नमेंट का, IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और भटिंडा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान पे रखेंगे कि इतने को तो कम से कम याद करना है, और बाकी जितना मैक्सिमम आप कर पाओ उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, और मैप को अलग से आप शीट बना रहे हो, अगर ये सारा काम करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। बस शीट को रोज एक एक बार देखते चलो। आज इसको बनाओगे तो पिछले पूरा देख लेना एक बार, फिर इसको बनाना। आप लोग ऐसा मत करना कि सिर्फ इसको बनाए पिछला तो आगे पार्ट पीछे सा पार्ट नहीं, पीछे का पार्ट और आगे को आज के लिए नहीं बनाएंगे, उसको भी हम सपाट। ठीक है, तो दोनों काम एक साथ करना। क्लियर। ऑयल रिफाइनरी हो जाएगा, ऑयल वेल हो जाएगा। चलिए, इसके बाद मैंने आपको एक और चीज दिया था जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, नभिकीय ऊर्जा रिएक्टर के बारे में मैंने पूछा था। ठीक है, तो भारत में जो न्यूक्लियर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर को देखो दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर, एक को बोलते हैं डिफेंस न्यूक्लियर। डिफेंस न्यूक्लियर से हम बनाते हैं हथियार, वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और जो सिविल न्यूक्लियर है उससे आप क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और इस बिजली का उत्पादन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर को देखेंगे तो ये क्या है आपका, एक ये पोल्यूशन नहीं करता है,
नहीं तो बाकी पॉल्यूशन करते हैं, तो नॉन पॉल्यूटेड में आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। पर हाँ, अगर गलती से न्यूक्लियर लीक हुआ तो फिर तो वो बहुत खतरनाक होगा, और न्यूक्लियर लीक हुआ तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि जब जब न्यूक्लियर रिएक्टर अगर लीक होगा तो बहुत बड़ा डैमेज वहाँ पर होगा। क्लियर, खैर वो देखेंगे बाद में, हम लोग को पढ़ेंगे उसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो भारत का है वो क्या है, 3 स्टेज है। ठीक है, हमने 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया कि पहले स्टेज के न्यूक्लियर पावर प्लांट सेम होंगे, जहां पर हम लोग किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे स्टेज में हम लोग किसी और चीज को आपका फ्यूल की तरह यूज करें, और तीसरे में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का जो बाय प्रोडक्ट है। देखो फर्स्ट स्टेज बनाए, फर्स्ट स्टेज में जो वेस्टेज आ रहा है उस वेस्ट को सेकंड स्टेज का फ्यूल बना दिया गया है, और सेकंड में जो वेस्ट आएगा उसको थर्ड स्टेज का फ्यूल बनाएंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग किसको यूज करेंगे, थोरियम को, तो मैंने पहले बता दिया आपको। और ये जो न्यूक्लियर प्लान है इसको बनाया किसने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, इन्होंने हमारा क्या बनाया है, न्यूक्लियर प्लान बनाया। क्लियर, इसके बाद देखते हैं कि हमारे इस जो राज्यों के हिसाब से कहाँ कहाँ पर, ये मैंने आपको कहा था पढ़ लेना। ठीक है, तो चलो इसको भी देखते हैं। पहले आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में क्या है आपका, ऊपर से नीचे आएंगे। क्लियर, उत्तर प्रदेश से भी ऊपर आपका क्या आएगा, हरियाणा। ठीक है, तो सबसे पहले हरियाणा, हरियाणा में क्या है आपका, कुम्हारिया। ठीक है, हरियाणा में यहाँ पर कहीं लिखा होगा कुम्हारिया, कहां पर है आपका, हरियाणा। हरियाणा के नीचे देखेंगे तो क्या आएगा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, नरोरा। उत्तर प्रदेश के नीचे आओ राजस्थान, राजस्थान में क्या दिखेगा आपको, रावा भाटा दिख रहा होगा। राजस्थान के नीचे आएंगे गुजरात, गुजरात में एक अभी बना नहीं है, प्रपोज्ड है, काम चल रहा है, मीठी वर्दी, और जो बन चुका है उसका नाम क्या है, ककरापार। ठीक है, उसके नीचे आइए बॉम्बे, और बॉम्बे में आने के बाद थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, बॉम्बे में 2 दिखेगा, एक आपको कहां दिखेगा आपका, सॉरी बॉम्बे में आपके 2 अभी फिलहाल है और तीसरा एक प्रपोज्ड है। ठीक है, तो तारापुर, तारापुर भारत का पहला क्या है, ये आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जो प्लांट बना हुआ है। और इसके साथ साथ वहीं पर एक और है, उसको बोलते हैं अप्सरा। अप्सरा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, अलग से लिखिए अप्सरा को। अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है। अप्सरा क्या है, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर, बाकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए काम आ रहा है। तो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का नाम क्या है हमारा, अप्सरा। उसके साथ साथ अभी एक और प्रपोज्ड है जो हम लोग फ्रांस की मदद से बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, जैतपुर। तो आपके मुंबई में 3 आएंगे, तारापुर, अप्सरा और जैतपुर। मुंबई के नीचे गोवा, गोवा में कुछ नहीं है, गोवा के नीचे क्या है, कर्नाटक, और कर्नाटक में कौन सा है, कैगा। कर्नाटक में क्या है, कैगा। ठीक है, कर्नाटक के नीचे केरला, केरला में कुछ नहीं दिख रहा है। फिर आप आओ तमिलनाडु, और तमिलनाडु में आने के बाद आपको दिखेगा कि वहां कई दिखेंगे, वहां पर एक दिखेगा कोवडा, एक दिखेगा आपको, सॉरी कोवडा नहीं, आपको क्या दिखेगा, कुंडाकुलम। कोवडा नहीं है, कोवडा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या दिखेगा, कुंडाकुलम और कलपक्कम। ठीक है, ये 2 कहां पर है, तमिलनाडु। जिसमें से आप अलग से लिखिए कि कुंडाकुलम किसके मदद से बना रहे हैं हम लोग, रशिया के मदद से बना रहे हैं। ठीक है, जैतपुर को फ्रांस से, और जो हमारा रावा भाटा था वो किसके मदद से बना है, कनाडा के मदद से बना है। क्लियर। इसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, आंध्र प्रदेश। थोड़ा ऊपर हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में क्या है, कोवडा। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के ऊपर जाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा में कुछ नहीं दिखेगा, और उसके ऊपर तट में जाएंगे तो क्या पड़ेगा आपका, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल जाएंगे तो वहां पर क्या है, हरिपुर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में हरिपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके बाद भारत किसी दूसरे देश में भी बनवा रहा है, तो इंडिया और रशिया मिलकर बांग्लादेश में बना रहे हैं आपका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर रिएक्टर। लिख लो अलग से करंट अफेयर में कि भारत किसके साथ मिलकर न्यूक्लियर कहां बना रहा है, बांग्लादेश में, और मिल किसके साथ रहा है, रशिया के साथ। ये सारे के सारे करंट अफेयर में क्वेश्चन याद रखना। और एक और क्वेश्चन पूछा था, विशाखापट्टनम में कौन सी गैस लीक हुई थी। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा, स्टाइरीन गैस। स्टाइरीन गैस निकली थी आपके विशाखापट्टनम में। क्लियर, उसको ध्यान रखिए। तो ये था आपका कल का जो मैप वर्क था। आज के लिए मैप वर्क में आप लोगों को क्या क्या करना है पहले यहाँ पर बता देते हैं, बाद में आपको क्लास चालू करते हैं। पहली बात, जितनी भी नदी घाटी परियोजना है, रिवर वैली प्रोजेक्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रोडक्शन के लिए, दोनों के दोनों को करना है। ठीक है, तो पहली बात तो रिवर वैली प्रोजेक्ट अभी पढ़ाऊंगा, उसमें भी आपको बहुत सारा मैं बता दूंगा अपनी तरफ से, और इसको छोड़े भी आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1 से 10, कम से कम शुरू के 10 जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उसको याद रखना।
आपको बार बार नहीं तो आप पढ़ोगे जॉग फॉल सबसे ऊंचा है, लेकिन क्या है, कुंचिकल है। तो आपको क्या करना होगा, अलग अलग, और अभी कुंचिकल से भी ऊपर आएगी वज्रई, तो वज्रई फिर कुंचिकल। तो आपको देखना होगा भारत के कम से कम शुरू के 5 तो देख ही लेना, सबसे ऊंचे जलप्रपात कौन से हैं, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नदियों के ऊपर कौन कौन से शहर है। ठीक है, जैसे लखनऊ किसके ऊपर है, गोमती नदी। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना होगा, कुछ नदियों के ऊपर शहर को भी ट्रेस करना है, वही मैं कराऊंगा कहीं कहीं पर जहां पर मुझे रिक्वायर्ड है, जो आपके क्लासेस पे, क्लासेस के बियॉन्ड भी जाकर आप क्या देखना, उज्जैन शिप्रा नदी। ठीक है, तो आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, नासिक गोदावरी, तो अलग अलग नदी के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर है, इसको भी आप देखते हुए चलेंगे। क्लियर है, तो ये क्या है आपका आज का मैप पर कि कौन से नदी में कौन सा शहर है, रिवर प्रोजेक्ट, और आप देखेंगे जल प्रपात। क्लियर, चलो तो इसको अब रिप करते हैं मैप पर। अब आते हैं हम लोग क्लास के ऊपर कि क्लास में आज हमको क्या पढ़ना है, नदी अपवाह तंत्र, और नदी अपवाह तंत्र को समझते हुए हम पढ़ेंगे भारत की नदियों को, और भारत की नदियों को पूरे खंड में भी देखेंगे, और साथ ही साथ उसको समझते हुए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ पहले से डायग्राम बना के रखा है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए चीजें क्लियर। तो सबसे पहले नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब क्या हो रहा है कि किस तरह से नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र, जिसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया, उस कैचमेंट एरिया में किस तरह से नदी या उसकी सहायक नदी प्रवाह होती है, उसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो जैसे रिवर और रिवर की ट्रिब्यूटरीज किसी एरिया में किस तरह से फ्लो हो रही है, कैसा उसका कैचमेंट एरिया है, उस पूरे एरिया को डिफाइन करते हैं किस एक टर्म से, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रेनेज एरिया। ठीक है, तो अगर ड्रेनेज पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो नदी को कुछ इस तरह से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तरह की नदी को बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, अनुवर्ती नदी, और एक को बोलते हैं आपका सुपर इम्पोज्ड मतलब प्रतिवर्ती नदी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मान लो ये क्या है, ये एक स्लोप है, पर्वत है और पर्वत से तरफ से नीचे की ओर, अगर जो स्लोप के साथ, अगर ये स्लोप है नीचे की ओर, ठीक है, ऐसी नदी जो अपनी स्लोप के साथ साथ बहती है, जिधर स्लोप है उधर ही बह रही है, उसको बोलते हैं अनुवर्ती या एंटीसीडेंट रिवर या कॉन्सिक्वेंट रिवर, जो स्लोप के साथ बह रही है। एग्जाम्पल क्या है इसका, गंगा नदी। गंगा नदी कैसे बह रही है, हिमालय की उसके ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, तो एंटीसीडेंट रिवर या कॉन्सिक्वेंट रिवर। इसके साथ साथ दूसरी नदी होती है जिसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड रिवर, मतलब ये नदी स्लोप के हिसाब से नहीं बहती, ये नदी उन चट्टानों के हिसाब से या उन पत्थरों के हिसाब से बहती है जिसमें ये पहले से प्रवाह हो रही थी। एग्जाम्पल क्या होगा, दिस रिवर जो है ये वाली, ठीक है, फ्लो इन द सेम मैनर अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट रॉक। ठीक है, तो मान लो कि ऐसा कुछ जगह था, मानते हैं कि ये क्या है, आपका एक पत्थर है, चट्टान है, क्लियर, और इस चट्टान में ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, कि ये एक चट्टान है और इस चट्टान में नदी कुछ इस तरह से बहती थी पहले शुरू में। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, ये चट्टान धीरे धीरे इसका स्लोप चेंज हो गया, मतलब मान लेते हैं कि यही चट्टान समय के साथ कैसे हो गया, ऐसा हो गया, उसने हो गया प्रेशर वेशर लगा होगा और ये चेंज हो गया, पर नदी को फिर इधर बहना चाहिए, पर नदी तब उधर नहीं बहेगी। नदी क्या कर रही है, जब जैसे ये चट्टान अपने आप को चेंज करेगा, नदी चट्टान को काटते हुए उसी चट्टान की जो ओरिजिनल फ्लो है उसके हिसाब से ही बहेगी। तो नदी क्या हो रही है, अभी भी उल्टी ही बह रही है। तो सुपर इम्पोज्ड प्रतिवर्ती नदी जो कि अपने फ्लो के अपोजिट, मतलब जो स्लोप है स्लोप के अगेंस्ट, या तो स्लोप के अगेंस्ट तो मत बोलो, इसको ये क्या बोलो कि जो ओरिजिनल रॉक जिस चट्टान के ऊपर ये बनी थी उसी चट्टान के ऊपर उसी तरह से अभी तक बह रही है, सुपर इम्पोज्ड। एग्जाम्पल क्या आपका, सतलज नदी। ठीक है, अगर सतलज को देखेंगे तो सतलज कुछ इस तरह से बह रही है, उल्टी उधर से। सिंधु मोस्टली देखेंगे, इंडस सिस्टम, तो इंडस सिस्टम की नदियां वैसे ही बह रही हैं। ठीक है, हिमालय का स्लोप इधर है तो इधर आनी चाहिए, जिधर क्या आ रही है आपकी गंगा यमुना बह रही है, पर ये क्या होती है, उल्टा बहती है। तो जो जो एग्जांपल दिखा रहा हूं उस एग्जांपल को याद रखना, इधर गंगा लिखा है मैंने और यहां पर क्या लिखा है, सतलज। ठीक है, इसके बाद कुछ नदियां और उनकी सहायक नदियां क्या करती हैं, ऐसी बहती है जैसे कि वो क्या दिखते हैं, वृक्ष के जैसे दिखती हैं, ट्री के टाइप। ठीक है, उसको बोलते हैं वृक्षाकार या डेंड्राइटिक पैटर्न, मतलब एक मेन रिवर है, ठीक है, यहां पर बना हुआ है, तो ये क्या है, ये इसकी मेन रिवर है, और इसके साथ साथ क्या हो रही है, कुछ सहायक नदी। तो मेन रिवर ये है और इसके साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं, और ट्रिब्यूटरीज की ट्रिब्यूटरी भी यहां पर आकर कुछ इस तरह से मिल रही है। तो ये कैसा दिख रहा है, एक पेड़ क्या दिखता है, और इसको बोलते हैं डेंड्रियाटिक पैटर्न। एग्जाम्पल क्या है, गोदावरी महानदी। एग्जाम्पल में अलग से महानदी को याद रखना,
सीजी में पूछा जाएगा बार बार, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ठीक है। उधर ब्रह्मपुत्र, गंगा भी बनाएंगे इस तरह से पैटर्न, ऐसा नहीं कि उन लोगों में नहीं बनेगा, उनमें भी बनेगा, पर जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अब ठीक है, तो महानदी गोदावरी को ध्यान रखेंगे यहाँ पर। क्लियर, ये हो गए। इसके साथ साथ कुछ और तरीके से भी नदी प्रवाह होती हैं, जैसे कि एक होता है आपका चक्रीय प्रतिरूप। चक्रीय प्रतिरूप मतलब आपका रेडियल ड्रेनेज, ठीक है। चक्रीय प्रतिरूप मतलब रेडियल ड्रेनेज। इसमें क्या हो रहा है, एक चट्टान है या पर्वत है, और इस पर्वत की चारों ओर नदी पर्वत से निकलकर क्या हो रही है, चारों दिशा से पर्वत से नदी निकलकर क्या हो रही है, बह रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये एक पठार है, प्लेट्यू रीजन, और इस प्लेट्यू के चारों दिशा में नदी वहां से निकलकर बह रही है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा आपका, अमरकंटक का पठार और अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू देखो, एक तरफ क्या निकल के गई, सोन निकल कर जा रही है, इधर से क्या निकल के गई, नर्मदा निकल कर गई, ठीक है। तो उसके हर दिशा से कहीं ना कहीं नदी निकल रही है, और इसी तरह अमरकंटक प्लेट्यू किसका एग्जाम्पल है, रेडियल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। और अमरकंटक प्लेट्यू वो प्लेट्यू जहां से दो नदियां निकलती हैं इंडिया में, इकलौता जगह है जहां से दो नदी निकलेंगी, और एक नदी जाकर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, और दूसरी नदी कहां गिरेगी, अरब की खाड़ी में। ऐसा इकलौता जगह है। तो दोनों नदी का नाम क्या है, नर्मदा और सोन, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल और उसमें दोनों को ये क्या होगा आपका, अमरकंटक प्लेट्यू, जो किसका एग्जांपल है आपका, रेडियल ड्रेनेज का एग्जांपल है, ठीक है। रेडियल ड्रेनेज के बाद देखेंगे हम लोग सेंट्रीपिटल ड्रेनेज, ठीक है। सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रीय ड्रेनेज। इसमें क्या होगा कि एक क्षेत्र है, जैसे कि देखो ये क्या है, बीच में एक पठार है, प्लेट्यू है, कोई एक ड्रेनेज या बेसिन रीजन है, और इस बेसिन रीजन में क्या हो रही है, सारी की सारी नदियां क्या हो रही है, इसी में आकर गिरने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे ही चल रहा है बेसिन क्षेत्र में, ठीक है। खासकर ये कहां पर दिखेगा, लद्दाख के रीजन में दिखता है, ठीक है। तो बेसिन है और उसी में आकर सारी नदियां वहां पर कुछ इस तरह से बह रही है, क्लियर। और वो नदी एक दूसरे की क्या नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है बन रही है, वो आकर बस वहां पर बह रही है और अपना निकल जा रही है। एक कोई मेन सिस्टम नहीं है, बस वो क्या हो रही है, नदियां सारी की सारी उसी की ओर क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज में क्या होता है, आपकी एक ये जो मेन रिवर है, मुख्य नदी, और मुख्य नदी से उसकी सहायक नदियां आकर कितने डिग्री में मिलती हैं, 90 डिग्री में। मुख्य नदी कैसे भी बहे, बट उसकी सहायक नदी आकर उससे 90 डिग्री में मिलती है, इसको बोलते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज। और ट्रेलिस ड्रेनेज भारत में कहां देखने को मिलता है, छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो बताते चल रहा हूं उसको लिखते चलिए, एक से एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट लोग कोशिश किए तो। इसके बाद चलते हैं हम लोग पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब समानांतर प्रतिरूप, मतलब क्या हो रहा है, एक नदी यहां से कुछ बह रही है और उसकी जो सहायक नदी है वो भी उसके साथ क्या हो रही है, पैरेलल फ्लो हो रही है। गंगा और यमुना पैरेलल फ्लो होते हैं लगभग, ठीक है। तो ये होती है पैरेलल नदियां, ठीक है, समानांतर। और एक और तरह का होता है जिसको बोलते हैं आयताकार या रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है, जो मुख्य नदी है वो क्या हो रही है, 90 डिग्री में फ्लो हो रही है, कुछ इस तरह से। मेन नदी ये बह रही है, ठीक है। तो मेन नदी क्या हो रही है, वो खुद भी, इसमें याद रखना कि मुख्य नदी हर आपका क्या कर रही है, टर्न ले रही है 90 डिग्री में। तो मेन रिवर टू टर्न एट 90 डिग्री एंड ऑल द ट्रिब्यूटरीज, इसकी जितनी भी सहायक नदी हैं वो भी इससे 90 डिग्री में ही आके मिलेंगी। सहायक नदियां भी किसमें मिल रही हैं, 90 डिग्री में मिल रही है। और ये मेन नदी जब भी टर्न लेती है तो 90 डिग्री का टर्न लेती है, उसको बोलते हैं आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ठीक है। और इसका एग्जांपल आपका क्या है, अगर रेक्टेंगुलर ड्रेनेज देखेंगे तो आपका कहां मिलेगा, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, वो आके कुछ इस तरह से एग्जांपल लिखेंगे। पर रेक्टेंगुलर का एग्जांपल मत लिखो, चंबल, सिंह, बेतवा, केन को उसको अलग से लिख लो, इनसिक्वेंट ड्रेनेज, इनसिक्वेंट। चंबल, सिंह, बेतवा, केन मत लिखिए यहाँ पर। रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में कुछ इस तरह से फ्लो होती है इंडिया में, मत देखो इसका एग्जांपल। आप चंबल, सिंध, बेतवा, केन को इसमें मत लिखो, अलग से लिखो इनसिक्वेंट, इनसिक्वेंट। इसके एग्जांपल में क्या क्या आएगा आपका, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसका एग्जांपल है, इनसिक्वेंट ड्रेनेज का। तो ये क्या हो रहा है, ये है कुछ नदी और अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में किस तरह से कौन कौन सा बहता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, नदी का नाम देगा, पूछेगा वो किस तरह के अपवाह तंत्र में बहती है, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अनुवर्ती, प्रतिवर्ती, कॉन्सिक्वेंट, इनसिक्वेंट, रेडियल, सेंट्रीपिटल, ट्रेलिस, चक्रीय, अभिकेंद्री, अरीय, ठीक है। उसके बाद पैरेलल समानांतर, और रेक्टेंगुलर आपका आयताकार प्रतिरूप, ठीक है। तो ये क्या है, नदी अपवाह तंत्र। और नदी अपवाह तंत्र में कुछ इस तरह से नदियां
बहती है। और इस अपवाह तंत्र के आधार पे और दूसरे आधार पे भारत की नदियों का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफाइड किए गए हैं इंडियन रिवर्स को। अब हम लोग देखते हैं कि इंडियन रिवर के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड देन विल मूव टुवर्ड्स डिस्कसिंग ईच एंड एवरी रिवर वन बाय वन। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कशन को अपना स्टार्ट करते हैं इसके क्लासिफिकेशन से, वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो भारत की नदियों का वर्गीकरण आप कुछ इस आधार पे करिए। ठीक है, तो भारत की नदियां, द रिवर्स ऑफ इंडिया, दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक आपको क्या बोलते हैं हम लोग, हिमालयन रिवर। ठीक है, तो एक वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं, हिमालयन रिवर, हिमालय से जिसकी ओरिजिन हुई है, जो हिमालय से निकल कर आती है उसको बोलते हैं हिमालयन रिवर। हिमालय से निकलने वाली नदियां, और एक नदी कौन सी होगी, जो कि प्रायद्वीपीय पठार की होंगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं या वहां पर प्रवाह हो रही हैं, पेनिनसुलर रिवर। क्लियर, ये दो तरह से नदियां हैं। क्लियर, अब इन नदियों का एक और तरह से वर्गीकरण करते हैं। ये तो क्या हो गया आपका ओरिजिन के हिसाब से कि वो कहां से निकलती हैं, ओरिजिन के साथ साथ वो कहां पर गिरती हैं, प्रवाह कहां पर होती है, उनके माउथ के हिसाब से। माउथ मतलब इंग्लिश मीडियम, माउथ जहां पर नदी क्या करती है, अपने आप को गिराती है, ड्रेन करती है। ठीक है, तो उनका प्रवाह क्षेत्र अंतिम में वो कहां पर जाके गिरती हैं, तो माउथ के हिसाब से देखेंगे तो उनका क्या होगा, दो होंगे। नदी जहां से निकलती है उसको बोलते हैं सोर्स, और जहां गिरती है उसको बोलते हैं माउथ। इंग्लिश मीडियम में याद रखना, हिंदी मीडियम में तो जर्नल है कि नदी का उद्गम और नदी कहां पर अंत हो रही है। ठीक है, तो माउथ के हिसाब से देखेंगे कि बंगाल की अरब सागर में गिरने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरेबियन सी रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, और ऐसी रिवर जो कहां पर ड्रेन होती हैं, जो होती हैं बे ऑफ बंगाल पे, बंगाल की खाड़ी पे। ठीक है, और एक और तरीके से नदी को वर्गीकृत किया गया है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, किस दिशा में बह रही हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो यही है आपका मुख्य क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर है, इसको ध्यान रखना। चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन नदी, हिमालयन रिवर, दे आर द पेरिनियल रिवर, 12 मासी होते हैं, 12 महीना इनमें बारिश होती है। ठीक है, सो इनको क्या बोलते हैं, पेरिनियल रिवर, 12 मासी। और 12 महीने क्यों बहती है, क्योंकि इसमें एक तो वर्षा की वजह से वहां पर नदी बह रही है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, ग्लेशियर, तो हिम होने के कारण और ग्लेशियर होने के कारण यहाँ पर क्या होती है, ये 12 महीना यहाँ पर वे बहती हैं, हिमालयन रिवर। ठीक है, ये पेनिनसुलर रिवर को अगर देखेंगे तो ये 12 मासी नहीं होती हैं। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, आपका सीजनल रिवर्स बोलते हैं इनको। कंप्लीट फ्लो हमेशा मेंटेन नहीं करेंगे, उनका एक पर्टिकुलर सीजन होगा, और खासकर क्या होगा, मॉनसून डिपेंडेंट होंगे, जब बारिश होगी उस समय होंगी। पर ये याद रखना, नोट कर लीजिए अलग से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण भारत या साउथ इंडिया या पेनिनसुलर प्लेट्यू की कौन सी रिवर है जो 12 महीना फ्लो होती है, तो उसका आंसर क्या होगा, कावेरी। कावेरी ये आपका क्या है, 12 मंथ फ्लो मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करेगी वो हम लोग को, आपको क्लाइमेट में समझ आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इंडिया को अच्छे से समझेंगे कुछ इस तरह से, तो कावेरी आपका कहीं यहाँ से निकलते हुए ऐसे बहेगी। ठीक है, बाद में बताऊंगा आपको ब्रह्मागिरी के पर्वत और सारा चीज। ठीक है, तो कावेरी कुछ इस तरह से निकलेगी और आपकी बहेगी ब्रह्मागिरी से। ठीक है, और कावेरी में देखो, जब आपका क्या होगा, जो नॉर्मल मानसून टाइम है, तो मानसून टाइम में यहाँ से क्या होगा, जब शुरू में मालाबार से चढ़ेगा अरेबियन सी का, और यहाँ पर आपकी क्या होगी, बारिश होगी, और बारिश के कारण इसमें क्या होगा, अच्छी वर्षा के कारण यहाँ पर फ्लो मेंटेन रहेगा। ठंड के दिनों में क्या होता है कि तमिलनाडु कोस्ट में आपकी क्या नहीं होती, मानसून में वर्षा नहीं होती, वहाँ पर ठंड के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, तो ठंड के दिनों में जब हवा यहाँ से आएगी और ये क्या करेगी, तमिलनाडु में टकराएगी, 90% वर्षा तमिलनाडु में ठंड में होती है, और जिसके कारण इसमें क्या होगा, फिर से पानी आएगा और कावेरी नदी उस समय भी बहेगी। तो कावेरी नदी जो है वो क्या है, भले की प्रायद्वीपी में है, लेकिन वो क्या है, आपकी एक 12 मासी नदी की तरह है। अगर ये भी पूछा जाए कि अगर आपको बोटिंग सिस्टम डेवलप करना है भारत में, साउथ इंडिया की किसी रिवर पे जो 12 के 12 मंथ्स रहे, तो वो क्या हो सकता है, कावेरी रिवर हो सकती है। और यहीं से उठा के पूछा बकिंगम कैनाल को भी, तो आपको सीधा समझना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों को बनेगा। क्लियर है, जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को आप नोट करते चलें। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरेबियन सी और अरब की खाड़ी में गिरने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली।
ठीक है। तो अगर हम लोग अरब की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को देखें या वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये दोनों के दोनों सेम ही चीज़ें हैं लगभग, ठीक है। तो इन नदियों को देखेंगे तो ये नदी क्या नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, और डेल्टा की जगह ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, एस्चुरीज बनाती हैं, ना कि डेल्टा, ठीक है। तो ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग इधर देखें बंगाल की खाड़ी या ईस्ट फ्लोइंग रिवर को, तो ये क्या करती हैं, ये नदियां बनाती हैं आपकी डेल्टा। हो जाएगा इतना क्लियर है। अब ये क्यों ऐसे बहती हैं, क्यों उधर बहती हैं, वो सब तो हम बाद में देखेंगे, पर यहाँ से जो जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उन क्वेश्चन को पकड़ो, ठीक है, कि बारहमासी कौन सी है, सीजनल कौन सी है, और किस तरह से। चलो हिमालयन नदी में कौन कौन सी आएंगी, हिमालय में बहने वाली 3 प्रमुख नदियों को देखेंगे वहां पर, ठीक है। और इसमें 3 प्रमुख नदियों में क्या होगा, सिंधु, उसकी सहायक नदी इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 रिवर और इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो उनकी सहायक नदियां इसके साथ देखेंगे। प्रायद्वीप में देखेंगे तो मुख्यतः आपको जो मेन रिवर दिखेंगे वो कौन सी दिखेगी, महानदी। महानदी के नीचे आपकी क्या बहती है, गोदावरी। गोदावरी के नीचे देखेंगे कृष्णा, कृष्णा के नीचे कावेरी। सीक्वेंस याद रखना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है। दामोदर वगैरह को अलग देखेंगे, वो उनको इसमें अभी कंसिडर नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, उनको अलग से देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अरेबियन सी में गिरने वाली नदियां। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में क्या क्या देखना आपको, नर्मदा। नर्मदा के नीचे आप देखेंगे ताप्ती। ऊपर से जब आएंगे देखेंगे तो इसी अरब सागर में देखो, भले कि सिंधु ब्रह्मपुत्र यहाँ पर रहे, पर इंडस रिवर कहाँ पर गिरती है आपकी, अरेबियन सी में गिरती है, सिंधु। ये सब में तो कंफ्यूज हो गए। इसके बाद क्या होगा, साबरमती, ठीक है, माही, क्लियर। और एक और नदी है जिसका नाम क्या है, लूनी नदी। क्या बोलते हैं, लूनी रिवर। लूनी नदी क्या होती है, वो नदी आपका एक सीजन में किसी एक समय में बहती है, और बाद में क्या होती है, वो जो डेजर्ट है, डेजर्ट में कहीं खो जाती है, पर वो किसी भी खाड़ी में नहीं गिरती। तो लूनी रिवर डज नॉट, लूनी रिवर किसी भी आपके खाड़ी में नहीं गिरती, मतलब ना तो किसी भी रिवर जो है, लूनी रिवर डज नॉट मीट द सी वाटर। इंस्टेड इसमें क्या हो रहा है, इट वेनिश्ड आउट समवेयर इन द, जो आपका क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो डेजर्ट एरिया में वो कहीं पर जाकर खत्म हो जाती है। और ऐसी रिवर जो किसी भी आके उसमें नहीं गिरती, किसमें, नदियों पे, सॉरी आपके समुद्र पे नहीं गिर रही है, जो सी वाटर से नहीं मिल रही है, इस रिवर को क्या बोलते हैं, एपीहेर्मल, ठीक है। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर। तो ये कौन था, आपकी लूनी रिवर, ठीक है। अभी एक्चुअल में उस एरिया को मुझे याद करना है, तो लूनी रिवर के बारे में एक चीज याद रखेंगे। इसके बाद सारी के सारे रिवर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नर्मदा, ताप्ती, और साथ में यहाँ पर क्या दिखाया हमने, यहाँ पे हमने लिखा है इंडस, क्लियर। इसके साथ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, फिर अगेन यहाँ पर सब आएंगे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारे के सारे वहाँ पर गिरेंगे, आपको उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वेस्ट फ्लो रिवर जो खासकर कहाँ से निकलते हैं, वेस्टर्न घाट से निकलते हैं। खासकर वैसी नदी जो कहाँ से निकल रही है, पश्चिमी घाट सह्याद्री से निकलकर आपके अरेबियन सी में गिर रही है। यहाँ पर क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये क्या है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर, छोटी है ये बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ मिलती है, शॉर्ट एंड स्विफ्ट, बहुत तेजी से बहेंगी और छोटी छोटी नदियाँ होंगी, ठीक है। तो बहुत तेजी से बहती हैं और क्या होती है, बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, और बहुत छोटी नदियाँ होने के कारण इनमें क्या नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा इरोजन नहीं करेंगे। सो नॉट मच ऑफ इरोजन, बहुत ज़्यादा ये क्या नहीं करेंगे, वहाँ पर अपर्दन नहीं करेंगे, नॉट मच इरोजन। और ज़्यादा इरोजन नहीं करेंगे तो जमाव भी कुछ नहीं करेंगे, और जमा नहीं करेंगे तो क्या नहीं बनेगा, डेल्टा नहीं बनेगा, ठीक है। तो शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर, नॉट मच इरोजन, और ये क्या होती है आपकी सह्याद्री से ही मोस्टली निकलेंगी। एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, मंडावी, ज्वारी, सारावती, ठीक है, भरतपुर, तो बहुत सारी नदियां हैं अलग अलग, उसके नाम हम लोगों को देखने होंगे। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, अगेन ये क्या है, ये रिवर इससे क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और स्विफ्ट मतलब होता है जो बहुत तेजी से बहते हैं, ठीक है। वो क्या है, लॉन्ग एंड आपका क्या रहा, उनका वो स्विफ्ट नहीं है, ठीक है। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, बहुत तेज चलेगी, लेकिन नहीं चली, मारुति बनाई है, ठीक है। तो वो क्या है, वो स्विफ्ट नहीं है, वो क्या है, धीरे धीरे बहते हैं, क्लियर है। और वहां पर इरोजन ज्यादा होगा, तो जिसके कारण वो क्या करेंगे, डेल्टा बनाएंगे, क्लियर है। तो ये होता है रिवर, और इसमें से जो जो पॉइंट्स बताए हैं, पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है, कि कौन कौन सी चीजों को कहां पर पूछा जाता है और किस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ एक और नाम लिख लीजिए, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, आपका क्या है, कृष्णा, कावेरी, नीचे लिखिए वैगई,
भारत में सबसे नीचे बहेगी नदी वैगई, उसको भी ध्यान रखना। क्लियर? तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हिमालयन रिवर, हिमालय से बहने वाली नदियां। नदी को पढ़ेंगे तो 3-4 चीजों को आप ध्यान रखेंगे, किसी भी रिवर को पढ़ते हैं तो ध्यान रखने की बात क्या है? पहली बात, रिवर नदी के साथ उसकी सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरी। मैं क्योंकि सारे नदी नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ नदी आपको होमवर्क भी दूंगा, क्लियर? पर मोस्टली मैं सोचूं जितना कवर हो पाएगा हम उतने को कवर करेंगे। पहली बात ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियों को देखेंगे। सहायक नदियों के साथ साथ सिटीज देखना है, कौन सा शहर उस नदियों पे बसा है। सिटी के साथ साथ वहां देखना है रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो भी इरिगेशन या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। ये 3 चीजों को अक्सर एग्जाम पे पूछा जाता है, ठीक है? तो इसके साथ साथ हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर कुछ हम लोगों के किसी नदी में विवाद हो रहे हैं, ठीक है, वैसे एक्चुअली वो पॉलिटी में आप फिर से पढ़ोगे जल विवाद, ठीक है, तो जल विवाद को भी देख लेना और करंट अफेयर में देखना कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना है, ठीक है? तो करंट में भी देखेंगे कौन कौन सा प्रोजेक्ट बना है। साथ ही साथ किसी भी नदी को पढ़ते हैं, जब आप मैप में, अभी यहाँ तो मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आप जब मैप करेंगे तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना नदी पे, जब किसी भी रिवर को आप मैप में प्लॉट करेंगे तो ये याद रख लेना कि किस किस राज्य को वो नदी छूती है, स्टेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं तो पूछेंगे किस रिवर का नाम दे देंगे, पूछ देंगे किस स्टेट में बहती है और आप वहीं पर क्या होगे, निपट जाओगे। क्लियर? तो स्टेट का नाम भी देखना है, साथ ही साथ आपको क्या देखना है, कौन सा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ करंट अफेयर में कुछ काम चल रहा है, सिटी और उसकी सहायक नदियों को। इतने को अगर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो नदी से आएगा कोई भी क्वेश्चन वो आपका नहीं छूटेगा। क्लियर? पर यूजीपीएससी में नदियों से क्वेश्चन कम पूछते हैं, बट फिर भी आप लोग पढ़ेंगे। चलो, हिमालयन सिस्टम में अगर हिमालय के नदियों को देखेंगे तो उसको 3 सिस्टम में बांटते हैं, ठीक है? और 3 प्रमुख जो देखेंगे वो कौन कौन सी है, सिंधु, उसके बाद गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र। तो इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ठीक है? सिंधु के बाद हम लोग देखेंगे आपका गंगा और उसकी सहायक नदियां, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और उसके बाद जो लास्ट में देखेंगे वो है ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है? ये तो हम देखेंगे। इसके साथ साथ आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना मेरा, आज के बाद इस कॉन्सेप्ट को भूलना नहीं। कभी कभी एग्जामिनर ज्यादा पूछने के चक्कर में आप उनकी सहायक नदियों को पढ़ते हो, फिर भी वो क्या पूछेंगे कि वो दाहिने छोर से आएंगे कि आप बाहिने छोर से आएंगे, वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आपको क्या करना है, नदी में कूद जाना है, डूब के मरना नहीं है, नदी में कूद जाना और तैरना है। डूब गए तो फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो अगर आप नदी में कूद के सोचते हैं कि नदी का जो दिशा है बहने का, अगर इस बहने की दिशा में जिधर आपका दाहिना हाथ आएगा वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और जिधर आपका राइट हैंड आएगा वो क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर गंगा नदी को देखेंगे तो गंगा कुछ इस तरह से बहती है, तो जितनी भी नदियां यहां से मिलेगी गंगा में वो सारी की सारी क्या होंगी, लेफ्ट बैंक होंगी। क्योंकि गंगा में आप कैसे तैर रहे हो, ये देखो, आप हो ना कुछ इस तरह से तैर रहे हो, तो ये आपका लेफ्ट हाथ ऊपर आएगा। क्लियर? और अगर हम लोग यहीं पर नर्मदा में बात करें तो नर्मदा में आप किधर बह रही है, नर्मदा इस तरफ बह रही है, तो इसमें जस्ट क्या होगा, दाएं और बाएं अलग हो जाएगा, लेफ्ट और राइट बैंक अलग हो जाएगा। बस इतने से आपको क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र पर आपको सरप्राइज कर देगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कुछ ऐसे बहकर भारत में ऐसे आ जाती है। तो भारत के बाहर ब्रह्मपुत्र ऐसे बह रही, तो इसके तो ये ऊपर से जो आ रही है क्या बनेंगी, शुरू में लेफ्ट बैंक, पर जब भारत के अंदर आओगे तो फिर देखो, क्योंकि नदी कैसी बह रही है तो उल्टी हो जाएगी, इसको ध्यान रखना, ठीक है? नहीं तो क्या होगे, यहां पर निपट जाओगे, क्वेश्चन गलत कर जाओगे। क्लियर? भले कि जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र में यही चीज को आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ के रखना है कि नदी में आप किस डायरेक्शन में बह रहे हो, कुछ ऐसा ही फ्लो होगा ना, तो जिस डायरेक्शन पे नदी बहती है उसमें आपको कूदना है और उसके बाद सोचना है कि मेरा लेफ्ट हाथ कहाँ आएगा, राइट कहाँ आएगा, और उसके हिसाब से लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी अपने आप क्या करोगे, डिसाइड कर लोगे और एग्जाम में उस क्वेश्चन को कर जाओगे। ठीक है, चलिए, तो इस छोटे से इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग पढ़ते हैं नदी को एक एक करके। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका सिंधु और उसकी सहायक नदियां। ठीक है, पूरा का पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, कुछ भी आपको यहां पर मेंस के लिए नहीं लेकर जाऊंगा, मैं पहले से आपको बता रहा हूं, पर उसके संबंधित कुछ कुछ जानकारी देख लेते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदी, ठीक है, तो कुछ छोटे मोटे इंफॉर्मेशन। रिवर इंडस, तो इसमें कौन कौन सी, सिंधु रिवर, इंडस प्लस
5 इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। और ये जो 5 नदी इसकी सहायक नदी है, सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको क्या बोला जाता है? पंचनाद। पहला इंफॉर्मेशन याद रखिए। अब वो 5 सहायक नदी में कौन कौन से हैं? चेनाब, झेलम, ठीक है, इंडस, चेनाब, झेलम। इसके बाद क्या आएगा आपका? रावी, ब्यास, सतलज। अभी सीक्वेंस में नहीं बताया मैंने, बस नाम बताया है, ठीक है आपको। इंडस, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज। अगर आपको सीक्वेंस में लिखना है तो आप क्या लिखिए? इंडस, झेलम, चेनाब, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। अक्सर आप कंफ्यूज क्या होते हैं कि उत्तर से दक्षिण, और आपको अब यहां पर देखो, ये तो हो गया कि 5 जो पंचनाद क्षेत्र है वो कौन सा आ रहा है, और ये नदियों के बारे में बात हो गया। अगला क्वेश्चन सिंधु और इसकी ट्रिब्यूटरी से ये पूछा जाता है, इनको क्या करना है? नॉर्थ से साउथ जमाना है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ इनको पहले हम लोग बनाकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है आपकी रिवर इंडस, ये क्या है? सिंधु नदी है। बस आप पहले समझो, धीरे धीरे आपका सारा मैप में बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सी है? रिवर इंडस। क्लियर? आपको एक कोड दे रहा हूं छोटा सा, ये याद रखना। भारत के चीफ जस्टिस क्या बोलेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये सीक्वेंस होगा ऊपर से नीचे का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडस, झेलम, उसके नीचे आएगी आपकी चेनाब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगी आपका? झेलम। और झेलम याद रखना, ये सीधा सिंधु से नहीं मिलती, झेलम किससे मिलती है? चेनाब से, और चेनाब आगे जाती है। क्लियर है? और झेलम चेनाब को जहां पर मिलती है उस जगह क्या बोलते हैं? झांग। इस जगह का नाम क्या है? झांग, JHANG। झेलम और चेनाब जहां पर मिलती हैं वो है आपका झांग। अभी पढ़ाऊंगा सारा का सारा कि किसका उद्गम स्थल क्या है, कहां से उसका माउथ है, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। और इसके बाद के 3 क्या है? RBS। अब इसको मैंने याद किया था जैसे, तो उसमें मैंने क्या पढ़ा था? रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। अब आप कुछ और रखना चाहें तो रख सकते हैं, ठीक है। या आपके मन में कुछ अलग सा आ रहा हो, किसी किसी की 3-4 गर्लफ्रेंड हो तो वो भी बता सकता है अपने अपने। पहले मैं रूबी के साथ था, फिर मैंने किसी और का साथ समझाया, और आज मैं किसी और के साथ हूँ, तो ऐसे ही बना सकते हो। अगर होगी तो, नहीं होगी तो कम से कम एक ये याद रह जाएगा, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो CGI ऊपर जाना है, इंडस, झेलम, चेनाब, और यहाँ पर क्या होगा? रावी, ब्यास एंड सतलज, ठीक है। तो चेनाब, चेनाब में आपकी कौन सी नदी मिली? यहाँ पर चेनाब में जो नदी मिली वो कौन सी थी? आपकी झांग पे, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे देखेंगे तो क्या है आपका? सतलज। पहले सतलज को बना लेते हैं। सतलज आकर किस में मिलेगी? चेनाब में मिलेगी, और चेनाब ही आगे बढ़ेगी और किस में मिल जाएगी? सिंधु में, और सिंधु कुछ इस तरह से बहेगी। तो ये क्या आपकी? रिवर सतलज, ठीक है। सतलज के ऊपर यहां देखेंगे तो सतलज में आके जो नदी मिलेगी इसका नाम क्या है? रावी, सॉरी, सतलज में क्या मिलेगी? ब्यास। अभी सारा कराते हैं। और इसके ऊपर से आपकी एक नदी आएगी और आकर चेनाब में मिलेगी, इस नदी का नाम क्या है? रावी। क्लियर? तो सब रिवर का नाम लिख देते हैं आपका। ये क्या है? इंडस, सिंधु, सिंधु के नीचे क्या थी आपकी? झेलम, झेलम के नीचे क्या है? चेनाब, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। चेनाब, चेनाब के नीचे हमने क्या देखा? वहां पर रावी, रावी के नीचे क्या है आपका? ब्यास, और ब्यास के नीचे क्या है? सतलज। हो जाएगा इतना? कंफर्म है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन कौन सी नदी कहां कहां से। अब हम लोग सबके उद्गम स्थल को देखते हैं। सिंधु नदी जहां से निकलती है, ठीक है, ये क्या है? कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर जो झील है, ठीक है, सॉरी, आपका कैलाश मानसरोवर के पास एक क्या है? ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर का नाम क्या है? कैलाश मानसरोवर से नहीं निकलती, वहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है? बोकर-चू ग्लेशियर। और बोकर-चू ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? आपकी कैलाश जो पर्वत है, कैलाश पर्वत के नीचे यहाँ पर क्या है? बोकर-चू ग्लेशियर, जिससे निकलती है इंडस, ठीक है। तो किससे निकलती है इंडस? बोकर-चू हिमनाद, बोकर-चू ग्लेशियर, कैलाश पर्वत, ठीक है। कैलाश पर्वत के नीचे वहां पर है बोकर-चू ग्लेशियर, जहां से निकलती है सिंधु नदी। पहली बात, सिंधु नदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो निकल कहां से रही है? बोकर-चू ग्लेशियर से। और वहां से निकलने के बाद वो किस किस पर्वत के बीच में बहती है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ऊपर आएगा आपका लद्दाख और जांस्कर, इन दोनों के बीच बहती है, ठीक है। तो रिवर इंडस फ्लोज बिटवीन जांस्कर एंड लद्दाख, ठीक है। किसके किसके बीच बहती है? लद्दाख और जांस्कर के बीच। मैं ज्यादा वहां पर लिख नहीं रहा हूं तो बहुत कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या रखना है कि सिंधु नदी जांस्कर और लद्दाख के बीच बहती है। क्लियर?
लद्दाख में एंटर करेगी और लद्दाख में इसी के ऊपर कौन सा शहर आएगा, लेह। तो इंडस नदी के ऊपर ही कौन सा शहर आता है आपका, लेह। लेह शहर किस में बसा है, सिंधु नदी पे बसा है, ठीक है। और लद्दाख जांस्कर को क्रॉस कर यहाँ पर ये कहां पहुंचेगी, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन, गिलगिट बल्तिस्तान रीजन, ठीक है। और वहां पर गिलगिट बल्तिस्तान रीजन भारत में ही, यहां पर देखेंगे कि उधर पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में यहां पर क्या आएगी, पोटवार प्लेट्यू। यहां पर क्या है, पोटवार पठार, पोटवार प्लेट्यू। और पोटवार प्लेट्यू के नीचे यहां पर देखेंगे भारत में, तो यहां पर आता है आपका नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के पास हिंदू यहां पर क्या बनाएगी, भारत की सबसे बड़ी खड्ड, नदियों द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा, तो यहां पर सिंधु बनाएगी डीपेस्ट गॉर्ज, डीपेस्ट गॉर्ज ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो आपको क्या क्या याद रखना है, लेह याद रखना है, बोकरचू ग्लेशियर याद रखना है, साथ में आपका यहां पर सबसे बड़ा खड्ड बनाते हैं, और इसके बाद क्या आ रही है, पाकिस्तान में एंटर की, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसी के ऊपर यहां पर काराकोरम, और काराकोरम के यहां पर आता है कौन सा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और इस सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो सियाचिन ग्लेशियर से यहां पर देखेंगे तो यहां से नदी निकलेगी नुब्रा, और नुब्रा एक नदी से आकर मिलेगी, इस नदी को बोलते हैं शोक, शोक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। आपका ये डेडलीस्ट रिवर माना जाता है इसको, क्लियर। तो नुब्रा आके किससे मिलेगी, शोक से मिलेगी, और शोक और नुब्रा मिलकर कहां पर मिलेंगी, इंडस। तो इंडस की सहायक नदी क्या होगी आपके यहां पर, शोक, ठीक है। उसी तरह इंडिया के अंदर अगर देखेंगे तो जो उसकी सबसे लास्ट सहायक नदी इंडिया में जो बनेगी उसका नाम है गिलगिट। इसकी एक और सहायक नदी, उसका नाम क्या है, गिलगिट। गिलगिट के बाद अफगानिस्तान के रीजन से देखेंगे तो वहां से एक रिवर आके मिलेगी, उसका नाम क्या है, काबुल नदी, ठीक है। तो इसकी सहायक नदियों में याद रखना काबुल, गिलगिट, नुब्रा, शोक। अब इसमें मैं राइट लेफ्ट नहीं कर रहा हूं, आप लोग को खुद समझना है कि क्या राइट होगा। अब कैसी बह रही नदी, इधर से आ जाओ, ये देखो हाथ फैला लो, ये क्या हो गया, राइट हैंड है ऊपर, तो ये सारे के सारे क्या है इसकी सीधे हाथ पे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और नीचे जो आएगा वो क्या है, लेफ्ट बैंक। चिपक जाओ ऐसे छिपकली जैसा, ठीक है, ऐसे ही समझ जाएगा। क्लियर है? ये सब चीज़ों को ना बहुत रटना नहीं है, धीरे धीरे प्रोसेसिंग होता है दिमाग में, एकदम घुस जाओगे रटोगे तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद एक नदी है जो यहाँ पर क्या होती है, उल्टी आकर यहाँ पर मिलेगी, सारी नदी ऐसे मिलके फ्लो में जा रही है, एक नदी उल्टी आके मिलेगी, इस नदी का नाम क्या है, शुरू, सुरू रिवर, ठीक है। तो इंडस, और इंडस के लिए हमने क्या क्या देखा कि इंडस में नुब्रा है, शोक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है आपका, नुब्रा ग्लेशियर, ठीक है। यहीं पर आपकी आती है नुब्रा घाटी, तो इसके ऊपर यहाँ पर पड़ेगी नुब्रा घाटी, ठीक है। इस तरफ आपकी गलवान घाटी, नुब्रा गलवान हमने पहले देख लिया है, अपने मैप में किया हुआ है, नुब्रा गलवान। और उसके बाद क्या है यहाँ पर जांस्कर लद्दाख, सॉरी लद्दाख और जांस्कर, और उसके बीचों बीच से नदी बह रही है, यहाँ पर क्या है, लेह शहर किस पे बसा है, इंडस नदी पे बसा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये क्या था, रिवर इंडस। इसके बाद जब दूसरे में देखते हैं तो यहां पर क्या आता है, एक जगह है इसका नाम है वेरीनाग, क्लियर। पीर पंजल, पीर पंजल जो हिल है और धौलाधार हिल, ठीक है। तो पीर पंजल के अंत में देखेंगे, क्लियर। तो पीर पंजल के वहां पर दिखेगा आपको, पीर पंजल के ऊपर साइड, नॉर्थ ऑफ पीर पंजल आपका क्या है, वेरीनाग, ठीक है। तो कश्मीर घाटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पीर पंजल, और पीर पंजल में यहाँ पर क्या आपका, वेरीनाग, और यही वेरीनाग से निकलती है आपकी रिवर झेलम, और झेलम क्या होती है, आकर चेनाब में मिलती है झांग पे, क्लियर। और अगर बात करें इस पे तो यहाँ पर आपके कौन सा है, पीर पंजल, ये कौन सा हिल है, पीर पंजल, पहली बात, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, झेलम। तो झेलम आपको पहली बात क्या देखना है, वेरीनाग से निकलती है, ठीक है। वेरीनाग से निकलने के बाद वो कहां पर है आपका, पीर पंजल के ऊपर बह रही है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद झेलम के ऊपर कौन सा शहर बसा है, तो झेलम में देखेंगे तो यहां पर आएगा श्रीनगर। झेलम में कौन सा शहर है, श्रीनगर, नोट करके लिखिए अलग से, श्रीनगर के साथ साथ नोट करके। जम्मू जो है, जम्मू शहर, जम्मू किस नदी पे है, तावी। जम्मू आपके श्रीनगर आपका किसी भी सिंधु की सहायक नदी जो हम देख रहे हैं वो नहीं, जम्मू अलग से है तावी नदी पे, ठीक है। एक अलग से ट्रेन चलती है जम्मू तवी, चलती है, छत्तीसगढ़ से भी चलती है, दुर्ग जम्मू तवी। तवी मतलब वही नदी के बारे में बात हो रही है, तावी नदी जिसपे क्या है, जम्मू शहर बसा है। श्रीनगर किसमें है, झेलम, क्लियर। और इसी के बीच बहुत सुंदर सुंदर घाटियां आएंगी पीर पंजल के पास, यहीं पर, इसी को बोलते हैं कश्मीर की घाटी, वैली ऑफ कश्मीर,
तो झेलम नदी में क्या बन रहा है आपका, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर की घाटी झेलम नदी, पहली बात। ठीक है, झेलम नदी किस जगह से बहेगी, वुलर झील, वुलर लेक, और इसी वुलर लेक में झेलम नदी और इसी वुलर लेक के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है, यहां पर जो फेमस प्रोजेक्ट बना है उसका नाम है तुलबुल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, तुलबुल इरिगेशन प्रोजेक्ट, तुलबुल, वुलर झील है वहां पे। ठीक है, तो ये झेलम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद रखना कि श्रीनगर शहर बसा है, जम्मू अलग से है, तवी नदी पे है। ठीक है, पीरपंजल, इसके साथ साथ वेरीनाग, वेरीनाग के साथ साथ आपको याद रखना है वुलर झील, और उसके साथ साथ वुलर झील पे क्या बना है, तुलबुल। और वुलर के बगल में ही क्या है आपका दूसरा झील है, जो कि आपका झेलम पे नहीं, एक अलग से झील है, उसका नाम है दल झील, डल लेक। डल लेक को क्या बोलते हैं, क्राउन ऑन द ज्वेल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का जो क्राउन है उसमें एक रत्न की तरह जड़ा हुआ है दल, क्राउन ऑन द वेल ऑफ, ज्वेल ऑन द क्राउन ऑफ कश्मीर, दल झील। ठीक है, तो डल लेक, ये क्या था, झेलम। झेलम के बाद चाहते हैं चिनाब, और चिनाब को समझने के लिए देखो यहां पर आपका एक्चुअल में रोहतांग पास आता है, लेकिन चिनाब की कहानी रोहतांग पास से शुरू नहीं होती है और उससे पहले से होती है। ठीक है, तो यहां पर आपका आता है बारालाचला। ठीक है, यहां पर आपका आएगा बारालाचला, और बारालाचला से पहले दो छोटी छोटी नदियां, एक का नाम क्या है, चंद्रा, और एक का नाम है भागा। चंद्रा और भागा ये दोनों आपस में आकर मिलती हैं। पूछा जाता है कई बार कि चिनाब की हेडवर्ड स्ट्रीम, ऐसी नदी जो मुख्य नदी के पहले मिलती है उनको बोलते हैं हेडवर्ड स्ट्रीम, सरहाने पे जो क्या मिल रही है, सहायक नदी, हेडवर्ड स्ट्रीम। तो चिनाब की दो हेडवर्ड स्ट्रीम है जिससे वो चिनाब नदी बनता है, एक का नाम क्या है, चंद्रा, दूसरे का नाम क्या है, भागा। चंद्रा और भागा मिलती हैं और वही बारालाचला के पास से उसको क्या बोला जाता है, जब वो बारालाचा में मिलती है, चंद्रा भागा नदी बनती है, और बारालाचला के बाद उसको बोलते हैं चिनाब। ठीक है, तो चंद्रा भागा मिली और ये क्या बनी, चंद्रा भागा नदी, और उसके बाद से चालू हुआ आपका चिनाब। ठीक है, तो चिनाब नदी की दो हेडवर्ड स्ट्रीम है जिसका नाम क्या है, चंद्रा और भागा। क्लियर, और चिनाब नदी को देखेंगे तो चिनाब नदी का फ्लो बहुत अच्छा है भारत में। ठीक है, ये सारे के सारे कहां पर बह रही हैं आपके, देखोगे खासकर चिनाब नदी से देखो यहां पर, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश, और चिनाब नदी को देखेंगे तो यहीं पर पीरपंजल हिल, और यहाँ पर आपका क्या है, धौलाधार, धौलाधार हिल है यहाँ पर पीरपंजल के साथ साथ इस तरफ धौलाधार। ठीक है, बारालाचला, धौलाधार हिल, और यहीं पर ये जो धौलाधार पर्वत है यहीं पर आपका कौन सी घाटी आएगी, यहाँ पर आएगी चंबा घाटी। धौलाधार के ऊपर क्या है, चंबा घाटी। तो चिनाब में क्या है, चंबा घाटी, चंबा वैली। ठीक है, बारालाचला के नीचे यहाँ पर आप देखेंगे चंबा वैली। ये भी पूछ सकता है कि चंबा वैली कौन से पर्वत श्रृंखला में आएगा, तो किसमें आएगा, धौलाधार में आएगा। ठीक है, तो आपका क्या है, चंबा वैली। और चंबा वैली के बाद देखोगे तो यही चिनाब आगे बढ़ेगी और आपका क्या होगा, इस रीजन से बहते हुए आगे बढ़ेगी। चिनाब के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, नाम लिखेंगे अलग से। चिनाब के ऊपर जो खासकर रिवर प्रोजेक्ट बना है उसका नाम क्या है, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल। दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार और सलाल भारत ने बनाए हैं 3 प्रोजेक्ट। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है चिनाब नदी के ऊपर। ठीक है, और यहीं पर चिनाब को देखेंगे तो यहीं पर एक छोटी सी नदी और बहती है ऊपर में, उसका नाम क्या है, किशन गंगा। नदी का नाम क्या है, किशन गंगा नदी, और किशन गंगा नदी पे बनाया गया है, किशन गंगा नदी पे है किशन गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो भारत ने कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट बना दिए यहाँ पर, जैसे कि क्या है आपका दुलहस्ती, बगलिहार और सलार चिनाब पे। ठीक है, झेनब यहाँ पर क्या है, बुलर, बुलर में क्या है, तुलबुल, किशन गंगा नदी पे क्या है, किशन गंगा प्रोजेक्ट। क्लियर, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट को मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको समझ आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। क्लियर, कि वो क्या संधि थी, कैसी थी। ठीक है, सिंधु नदी की जो संधि है, झांग, उसके बाद चिनाब, और चिनाब के नीचे देखेंगे आपका कौन सी नदी है, राबी। ठीक है, चलिए राबी को देखते हैं। और चिनाब देखो फिर आगे बहती है, चिनाब पे ही आकर आपकी सारी नदियां, झेलम भी चिनाब में मिल रही है, राबी भी मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद सतलज मिल रही है, ब्यास नहीं मिलती। बस चिनाब से डायरेक्टली आपका ब्यास आके नहीं मिलती है, बाकी नदियां मिलती हैं। यहाँ ध्यान भी रखने वाली चीज़ों को याद रखना, ब्यास किस में मिलती है, सतलज में मिलती है। क्लियर, इसके बाद देखेंगे आपका कौन सी है, रावी, और रावी नदी यहाँ से आती है और ये भी किस में मिलती है, चिनाब में। और रावी नदी यहीं पर आपका क्या है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये क्या है, रोहतांग पास, रोहतांग पास। रोहतांग के जो उत्तरी क्षेत्र है, नदन पार्ट ऑफ रोहतांग, वहां से निकलती है रिवर रावी। ठीक है, रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग पास से, और रावी नदी निकलती है रोहतांग पास से। और इसी रोहतांग पास किस वाले क्षेत्र में क्या आपका यहाँ पर, कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली। क्लियर है, हो जाएगा इतना।
कुल्लू वैली आपका कहाँ दिखेगी? रोहतांग पे। क्लियर? उसके बाद और आपका ये जो रावी नदी है, रावी नदी के ऊपर इतना कोई खास प्रोजेक्ट नहीं है, तो उसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। पर ये याद रखना कि जो मेन वैलीज हैं, घाटियों को याद रखना कि कौन सा घाटी किस नदी के पास। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा, झेलम, कश्मीर घाटी। ठीक है, ऊपर हम लोग देख रहे हैं नुब्रा और साथ ही साथ गलवान। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? चंबा वैली। चंबा वैली के बाद क्या देख रहे हैं? कुल्लू वैली। ठीक है, और यहाँ पर रिवर का नाम क्या है? रावी। रावी के बाद आपका यहीं पर रोहतांग पास के नीचे यहाँ पर क्या है? ब्यास कुंड। ठीक है, तो यहीं पर क्या है आपका? ब्यास कुंड, और ब्यास कुंड से निकलती है रिवर ब्यास, और रिवर ब्यास यहाँ से बहते हुए आती है। ठीक है, बहते हुए कहाँ पहुँची? पंजाब के क्षेत्र में। हरियाणा, आप कह देखो हिमाचल प्रदेश के नीचे आ गया यहाँ पर पंजाब का क्षेत्र, और पंजाब के क्षेत्र में बहती हुई निकलेगी रिवर ब्यास। और रिवर ब्यास जहाँ पर सतलज में मिलती है, इस जगह को क्या बोलते हैं? हरिके। बहुत फेमस जगह है हरिके, मैंने आपको वेटलैंड में भी करवाया है, इसको मैप में दिया था हरिके। और ये हरिके जो है जहाँ पर आपकी क्या मिलती हैं? ब्यास और सतलज मिलती हैं। यहीं पर आपका भारत का सबसे, अगर देखेंगे, इंपॉर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट, जिसका नाम क्या है? यहाँ पर जो रिवर वैली जो प्रोजेक्ट आएगा, हिमाचल प्रदेश और आपका पंजाब, एक्चुअल में हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट होता है और पंजाब के बॉर्डर में लगता है। भाखरा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत फेमस है। भारत का सबसे लंबा देखेंगे हीराकुंड, और हाइटेस्ट में देखेंगे हाइट के हिसाब से तो क्या होगा? यही है। क्लियर? भाखरा नंगल रिवर वैली प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो कहाँ पर है? सतलज और ब्यास नदी जहाँ पर आके संगम करती है वहाँ से। एक्चुअल में सतलज नदी का पार्ट आएगा, लेकिन सतलज ब्यास के उस पर मिलेगा। कई लोग, मैं अभी भी यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, फालतू बुकों को पढ़ना छोड़ दें। अभी फालतू बुक पढ़ेंगे, लिखा है इंदिरा गांधी कैनल, पहले बता रहा हूँ। अब आप इंदिरा गांधी कैनल पढ़ के जाओगे, एग्जाम में गलत करोगे, आपकी गलती। राजस्थान में हो, यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है? भाखरा नंगल है। क्लियर? इसमें बोल रहा हूँ थोड़ा सा बच के रहना, या तो फिर आप रेक्टिफाई करो क्लास के साथ, या किसी भी अच्छे बुक से उस चीज़ को पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका? भाखरा नंगल। और यहाँ पर क्या है? हरिके वेटलैंड भी है। यहीं पर आपका कंजली है, बहुत अच्छा जगह, क्योंकि पूरा डैम बना दिया, और डैम में क्या होते हैं? जितने भी प्रवासी पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो वहाँ पर आती हैं और उनका वहाँ पर क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ब्यास। ब्यास के नीचे देखेंगे यहाँ पर सतलज, और सतलज नदी को भी याद रखना। देखो, और यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने वाली जो चीज़ें, उसको याद रखो पहले तो। झांग, ये रावी नदी, ब्यास। आपसे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप आंसर खोजिए खुद। वो कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस विच ओरिजिनेट इन इंडिया एंड ऑल्सो एंड इन इंडिया? ऐसी कौन सी सिंधु की सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत के अंदर होता है और वो भारत के अंदर ही खत्म हो जाती है? बाकी नदी देखो पाकिस्तान तक जाएगी, सिंधु खुद पाकिस्तान जा रही है, चेनाब भी जा रही है, यहाँ पर झेलम को भी देख लो, नीचे सतलज भी जा रही है। तो अब आंसर में देखना आपको रावी होगी कि ब्यास होगी। ब्यास को मैंने कहाँ बताया, कहाँ खत्म हो गया? चालू कहाँ से हुआ था? रोहतांग पास। खत्म कहाँ हो गया? पंजाब में। तो ये भी क्वेश्चन बना के पूछते हैं, निपट जाओगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे। क्लियर है? तो अलग से इसको ध्यान रखा करो, ये सारी चीज़ों को। क्लियर? और यही कुल्लू घाटी दिख रहा है, तो ऊपर आपका चंबा वैली, यहाँ कुल्लू, कुल्लू के बाद ये आपका क्या? ब्यास नदी, और ब्यास नदी इधर से आपका निकल जाएगा। इसको ध्यान रखना, गलती नहीं करना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली 5 प्रमुख नदियां अलग से आपको पढ़ना होगा। हिमाचल प्रदेश में 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स बहती हैं, जिसमें से देखो यहाँ तो रोहतांग से आपको जरूर दिख गया रावी, ब्यास भी दिख गया, सतलज भी बहेगी। एक आएगी आपकी यमुना, इससे बाहर होगी। सिंधु जो है आपका रिवर इंडस, ये नहीं बहती हिमाचल प्रदेश में। झेलम ये भी नहीं बह रही है। चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और हिमाचल प्रदेश की जो 5वीं फेमस नदी है वो कौन है? यमुना। ये भी क्वेश्चन बनता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं स्टेट को भी थोड़ा सा देखना, नहीं तो गलत कर जाओगे और इनको उत्तराखंड में डाल के आ जाओगे, एग्जाम आएगा तो डर के मारे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग सतलज। ठीक है, और यहां पर क्या है? राकस लेक, कैलाश मानसरोवर के नीचे यहां पर है राकस झील। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सिंधु। सिंधु को कहां से निकाला हमने? यहाँ कैलाश पर्वत है, और कैलाश पर्वत में यहाँ पर बोकरचू ग्लेशियर, यहीं पर आपका क्या है? मानसरोवर झील, और यहाँ पर क्या है? राकस झील। ठीक है, मानसरोवर और राकस। तो तिब्बत, ये तिब्बत के क्षेत्र से ओरिजिन होकर आती है, भारत में एंटर करती है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत में कौन कौन सी नदी उद्गम होती है, सिंधु की किस सहायक नदी का उद्गम भारत में होता है। इंडिया में कौन कौन सी रिवर्स होती है? तो कौन सी है? झेलम है, रावी है, और ब्यास है। पर इंडस रिवर और सतलज रिवर ये दोनों इंडिया के बाहर कहां से निकल के आ रही हैं? तिब्बत रीजन से आ रही हैं। ठीक है, और सतलज निकलती है कहां से? राकस झील से। ठीक है,
राकस। ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और भारत में एंटर कहां से करती है, तो लिखिए अलग से, रिवर सतलज एंटर इनटू इंडिया फ्रॉम शिपकिल्ला। जो शिपकिल्ला मैंने आपको बताया, शिपकिल्ला दर्रा, वहां से एंटर करती है भारत में सतलज नदी। क्वेश्चन है ये सारा का सारा एग्जाम में। शिपकिल्ला से क्या एंटर कर गई, सतलज, क्लियर। और सतलज इंडिया में फिर एंटर करेगी, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बहते हुए क्या होगी, यहां से आकर ब्यास से मिलेगी, और इसके बाद जाकर किससे मिलेगी, आपकी चेनाब से, और फाइनली चेनाब जाकर मिलेगी किससे, पाकिस्तान के क्षेत्र में आपका इंडस से। इस सारे को याद रखना। पहला बात इसमें क्या क्या याद रखने का है, अब जब